आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? नदी, रेगिस्तान, वन और बगीचा। तो बगीचा हम लोग अपने से पूरी तरीके से बना लेते हैं। तो ये बगीचा कैसा परितंत्र होगा? कृत्रिम परितंत्र होगा, मानव के द्वारा निर्मित परितंत्र के रूप में याद रख सकते हैं। नदी, रेगिस्तान, वन ये सब प्राकृतिक परितंत्र का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। रक्त का रंग आरबीसी के कारण लाल। आरबीसी का जो काम होता है, रक्त में 3 प्रकार का पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को थक्का जमाने में, आरबीसी का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने में, और डब्ल्यूबीसी का काम पूरी तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में होता है। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक। आरबीसी का काम रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचाना और डब्ल्यूबीसी का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्लेटलेट्स का काम रक्त को थक्का जमाना। डेंगू जब बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की पूरी तरीके से कमी हो जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और उस लाल होने की वजह से पूरी तरीके से उसमें आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, लोहा के कारण ही वो लाल दिखता है। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से ये हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? पराग कण जो होता है ना, फूल के पराग कोश में परागकण इकट्ठा होता है। पराग कोश से परागकण निकाल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इस व्यवस्था को परागण कहा जाता है। परागकोश परागकण पराग कोश में इकट्ठा होता है। कोश से परागकण निकाल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इस व्यवस्था को परागण कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था पूरी तरीके से जल से हो सकता है, कीट से हो सकता है और वायु, तीनों से हो सकता है। जल से होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, वायु से होगा उसको एनीमोफिली कहेंगे और कीट से होगा उसको एंटीमोफिली कहेंगे। यानी कि तीनों माध्यम से पूरी तरीके से होता है। कमल का जो फूल होता है उसमें जल के माध्यम से होगा, भंवरा के माध्यम से बहुत सारा होता है और वायु के माध्यम से गेहूँ में बहुत सारा चीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल एक वैज्ञानिक थे, अनुवांशिकी के बारे में बताए थे, मटर के पौधा पर रिसर्च किए थे, 7 प्रकार के लक्षण के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किए थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर, असमतापी जंतु का हृदय। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकोष्ठीय है। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय है, यानी कि मानव के हृदय में 4 गो हार्ट चैम्बर है। 2 हार्ट चैम्बर किनके पास है? तो शार्क मछली के पास। 2 प्रकार का जीव, एक असमतापी एक समतापी होता है। समतापी के अंतर्गत हम लोग मानव आ जाते हैं, यानी कि जिसका शरीर का टेम्परेचर वातावरण के प्रभाव पे बदलता नहीं हो उसको समतापी कहा जाता है। समतापी का मतलब कि समान तापमान पूरी तरीके से बराबर होगा। हमारे शरीर का तापमान गर्मी में भी 37 डिग्री होगा, बरसात में भी 37 डिग्री सेल्सियस होगा और जाड़ा में भी उतना ही होगा। नहीं, जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी मौसम में 37 डिग्री ही होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट ही होगा। लेकिन शार्क मछली का जो तापमान है वातावरण के प्रभाव से घट और बढ़ सकता है। इसीलिए इसका आंसर पूरी तरीके से क्या होगा? असमतापी का उदाहरण शार्क मछली होगा। मानव, पक्षी ये सब समतापी का उदाहरण है। वातावरण के प्रभाव पे इसके टेम्परेचर पूरी तरीके से नहीं बदलता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा प्रोटीन एवं वसा तेल की प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में भी प्रोटीन मिलता है और सोयाबीन के तेल में पूरी तरीके से वसा मिलता है। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन भी मिलता है और वसा पूरी तरीके से मिलता है। सरसों के लिए हम लोग बात किए थे तिलहन के लिए। तिलहन उत्पादन करने के लिए पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से है। गेहूं के उत्पादन के लिए हम लोग पढ़े थे हरित क्रांति। हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिला था। निम्न में से उपार्जित लक्षण, यानी कि ऐसा लक्षण जो पूरी तरीके से हम लोग बाहर से अर्जित करते हैं। कुछ लक्षण हमारे माता पिता से ही पूरी तरीके से मिलता है, उसको अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है।
तो नेत्र का रंग, आँखों का कलर, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, ये सारा पूरी तरीक़ा से अनुवांशिक लक्षण है, आपकी पीढ़ी से ही पूरी तरीक़ा से मिलेगा। लेकिन शरीर का वजन आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। खाना अच्छा खाइएगा, शरीर का वजन कम है तो प्रोटीन खाइएगा। उत्तक का निर्माण करना होगा तो प्रोटीन खाइएगा, तब आपका उत्तक पूरी तरीक़ा से बढ़ेगा। उत्तक का मतलब क्या होता है? सेलों के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो शरीर का वजन आप अपने से गेन कर सकते हैं, उपार्जित लक्षण के रूप में याद रख सकते हैं। त्वचा का रंग काला मेलानिन नामक तत्व के कारण पूरी तरीके से होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव का विकास हुआ था, उसका नाम था नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जिसका विकास हुआ था उसका नाम था नील हरित शैवाल। अफ्रीका महादेश में सबसे पहले जीव का विकास हुआ, उस जीव का नाम पूरी तरीक़ा से नील हरित शैवाल ही हुआ करता था। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो सभी उत्पादक की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन आगे है कि बायोगैस मुख्यतः किसका घटक है? बायोगैस के लिए हम लोग मीथेन के बारे में पढ़े थे, बायोगैस के लिए हम लोग पढ़े थे पूरी तरीक़ा से मीथेन के बारे में। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन को स्वतः जलित गैस कहा जाता है। दलदल जमीन में मीथेन गैस मिलता है। गाय जब पगड़ी करता है, जुगाली करता है तो मीथेन गैस मिलता है। गोबर गैस प्लांट में भी मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस प्लांट बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम CB देसाई हुआ करता था। आगे देखते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन LPG का मुख्य घटक है। ब्यूटेन और प्रोपेन LPG का मुख्य घटक है। LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो हम घर में हम लोग पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। 5 जगत आधारित पूरी तरीक़ा से 5 जगत आधारित है, अलग अलग वर्गों में पूरी तरीक़ा से जीव को बांटा गया है। तो वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित होता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग बात किए थे कि पेड़ पौधा का जो शरीर है ना, पेड़ पौधा का जो छाल है, यानी कि पेड़ के बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेड़ का छाल होता है जो पेड़ को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। केंद्रक झिल्ली का मतलब ना, केंद्रक का मतलब जैसे कोई भी कोशिका है, कोशिका के बीच वाले को केंद्रक बोलेंगे। केंद्रक के बगल में जालीदार आकृति पाया जाएगा, उसी जालीदार आकृति को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसलिए केंद्रक झिल्ली पाया जाता है ताकि कुछ पदार्थों को बाहर करे, खराब पदार्थों को बाहर करे, और जो अच्छा पदार्थ है बाहर से पूरी तरीक़ा से अंदर करे। जैसे किशमिश के बारे में पढ़े थे, किशमिश में भी एक प्रकार का झिल्ली होता है। किशमिश में झिल्ली होता है, किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाता है। एक प्रकार की झिल्ली होगी, जालीदार आकृति होगी, उसको झिल्ली के रूप में याद रखेंगे। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ DNA और RNA होता है। केंद्रक ही कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, ये इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। हम लोग बात किए थे कि कोशिका भित्ति को हम लोग, कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका का जो कवर होता है, पेड़ पौधा का जो छाल होता है, वो कोशिका भित्ति के रूप में याद रखेंगे। केंद्रक के बारे में बात की थी कि कोई भी कोशिका का सेंटर पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ DNA और पूरी तरीके से RNA होता है। आगे बात कर लेते हैं। तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? हम लोग एक बात किए थे जाइलम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार का पार्ट होता है। पेड़ के जड़ में होता है जाइलम। जैसे हम मान लीजिए कि पेड़ बनाते हैं तो पेड़ के जड़ में होता है जाइलम। करता क्या है? जड़ में होगा जाइलम, और जाइलम पूरी तरीके से जल को, जड़ में होगा जाइलम और जल को पूरी तरीके से, जल और खनिज लवण को यहाँ से ऊपर ले जाके पेड़ के पत्ता के पास भेजता है। पेड़ के पत्ते को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पेड़ के पत्ते को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। जाइलम नामक जो टिश्यू होता है, एक प्रकार का रास्ता होता है, पाइप होता है, वह कहाँ पे? जड़ में होता है। पानी और खनिज लवण को पहुँचा के पत्ता के पास भेजता है। पत्ता पौधे का खाना बनाता है। पेड़ के पत्ते को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। खाना जब बना लेता है तो फ्लोएम नामक एक टिश्यू होता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा फ्लोएम नामक टिश्यू। तो फ्लोएम नामक टिश्यू क्या करता है? खाना बना के पत्ता खाना बना के फिर से जड़ के पास पहुंचा देता है। तो तना के पास कैल्बियम छल्ले जो होते हैं ना, वो द्वितीय जाइलम के रूप में पूरी तरीके से प्रयोग उसका होता है। जाइलम का मेन काम क्या होता है? तो जाइलम जड़ के पास होता है और जड़ से जल और खनिज लवण को पेड़ के पत्ता के पास पहुँचा देता है। पेड़ के पत्ता पूरी तरह से खाना बना के उसको आगे तक पहुँचा देता है।
आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है केल्विन क्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है? इसका सही आंसर होगा RuBp। इसका मतलब होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट के रूप में इसको याद रखा जाता है। रिबुलोज बिसफॉस्फेट के रूप में इसको याद रखेंगे। RuBp का शाब्दिक अर्थ होगा। केल्विन के क्रम में CO2 का प्रथम ग्राही कौन है? ग्राही का मतलब ग्रहण करना होता है पूरी तरीक़े से। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिबुलोज बिसफॉस्फेट, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ आगे देखते हैं। एड्स रोगी की न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण पूरी तरीके से होती है? एड्स एक वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। एड्स जो वायरस से होता है इसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के रूप में इसको याद रखा जाता है। एड्स को लिखते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के रूप में याद रखेंगे। हमारे शरीर का ब्लड का जो WBC होता है ना, वाइट ब्लड सेल पूरी तरीक़े से ख़राब हो जाता है। वाइट ब्लड सेल का T सेल श्वेत रक्त कणिका का मतलब ही होता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करना। एड्स जब होता है तो पूरी तरीक़े से यही ख़राब हो जाता है और कोई भी बीमारी से लड़ने का क्षमता हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। आंसर नंबर C होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन है पूरी तरीक़े से वंश गति में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडल ही वैज्ञानिक थे जो पूरी तरीक़े से वंश गति के बारे में, अनुवांशिकता के बारे में बात किए थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि एक परितंत्र में अपघटक की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। अपघटक का मतलब कि जैसे कवक, शैवाल, जो भी पूरी तरीक़े से बड़े बड़े सूक्ष्म बृहद अणु को छोटे अणु में बदलता है उसको अपघटक के रूप में याद रखेंगे। जैसे बैक्टीरिया क्या करेगा कि बहुत सारा बड़ा बड़ा गाय भैंस मरा होता है उसको खा के मिट्टी में पूरी तरीक़े से मिला देगा, उसको अपघटक के रूप में याद रखेंगे। अपघटक को सफाई कर्मी के रूप में भी पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। एक परितंत्र में अपघटक की क्रिया को नियमित करने वाला क्या क्या कारक हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, मृदा की नमी हो सकती है, अपरद की प्रकृति होती है। अपरद का मतलब होता है ना कि मृत जीवों का एक टुकड़ा को अपरद कहा जाता है। मरा हुआ वस्तु का एक टुकड़ा को अपरद के रूप में याद रखेंगे। इन सब चीज़ों पे परितंत्र में अपघटक की क्रिया साकार हो सकती है। अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा जा सकता है जो बहुत बड़े पदार्थों को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखता हो। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब बकरी सबसे प्राथमिक रूप से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में उच्चतम स्तर की प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? टेस्टोस्टेरोन पूरी तरीक़े से मेल का हार्मोन है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये फीमेल का हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन पूरी तरीक़े से फीमेल का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल का है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल का है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी पूरी तरीक़े से फीमेल हार्मोन ही है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है फिनाइल क्यूटोनूरिया एक बीमारी है जो कि मूत्र में उत्सर्जित होने वाला कौन सा अम्ल होता है? तो फिनाइल पाइरुविक अम्ल के कारण ही पूरी तरीक़े से फिनाइल कीटोनूरिया एक बीमारी है जो पूरी तरीक़े से मूत्र से संबंधित एक बीमारी होता है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग का निर्धारण किया जाता है? मानव जाति में लिंग का निर्धारण XY से होता है। गुणसूत्र हम लोग पढ़ते हैं 46 होता है। 46 का मतलब 23 जोड़ा होता है। हम लोग पढ़े थे कि 22 + XX और 22 + XY होता है। 22 + X के लिए फीमेल हुआ करता था और 22 + XY के लिए मेल हुआ करता था। XY ही पूरी तरीक़े से गुणसूत्र मानने में होता है। 22 + X होगा तो फीमेल के लिए याद रखेंगे और 22 + XY होगा तो पूरी तरीक़े से मेल के लिए हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध से जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। तो इंसुलिन हार्मोन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में डाइसल्फाइड बंध पूरी तरीके से पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मटर के पौधे पर अध्ययन करने के दौरान मेंडल ने कितने
गुण देखे थे, 7 प्रकार के गुण के बारे में चर्चा किए थे। हम बात किए थे कि मेंडल आनुवंशिकता के जनक के रूप में याद रखेंगे, चर्च के पुजारी हुआ करते थे, मटर के पौधे पर रिसर्च किए थे, और वो कैसा मटर हुआ करता था, वो पूरी तरीके से उद्यान मटर था, अपने बगीचा में मटर का पेड़ लगाए थे और उसी से वो पूरी तरीके से रिसर्च किए थे। परजीवी गाय रोजी का दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में तो सबसे पहले प्रोटीन मिलता है 2 प्रकार का प्रोटीन। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन मानव अल्फा लेक्टोएल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन अगर प्रोटीन पूछे तो अंडा में पाया जाता है, और परजीवी गाय जो पूरी तरीके से रोजी हुआ करती थी उसको उसमें कौन सा प्रोटीन मिला था? तो मानव अल्फा लेक्टोएल्बुमिन प्रोटीन उसमें पाया जाता है। जो जीव तापमान के व्यापक परास के सहन कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? जीव जो तापमान के व्यापक परास का मतलब रेंज होता है, जहाँ तापमान के व्यापक परास में सहन कर सकते हैं उसको पृथ्वीतापी कहा जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहने का जैसे वो क्षमता होता है ना, उसको पृथ्वीतापी के रूप में याद रखा जा सकता है। लैक प्रचालक ओपेरॉन बना होता है। लैक प्रचालक ओपेरॉन बना होता है। ओपेरॉन बनाने के लिए एक प्रेरक और 3 संरचना जीन से पूरी तरीके से ये बन जाता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को स्कर्विक एसिड के रूप में पूरी तरीके से हम लोग याद रखते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से B2 के बारे में भी बात किए थे। B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता प्रदान करता है? तो दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पूरी तरीके से सहायता प्रदान करता है। दूध के बारे में बात किए थे कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। तो दूध में रेनिन नामक जो एंजाइम होता है दूध को पचाने के लिए पूरी तरीके से काम करता है। क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल से बाहर निकाले गए मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? जल से जब हम लोग बाहर मछली को निकालते हैं तो क्यों मर जाती है मछली? सांस नहीं ले पाती है इसलिए मर जाती है। मछली सांस किससे लेती है पूरी तरीके से? तो सांस लेती है गल्फर से, गिल्स से सांस लेती है। आगे क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके, पानी से बाहर जब मछली को निकालिएगा तो मछली सांस नहीं लेगी और अंततः वह मर जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी पूरी तरीके से खोखली होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछा गया है। पैर का हड्डी कैसा होता है? खोखली होता है। पक्षी का पूरा हड्डी ही पूरी तरीके से खोखला होता है। खोखला को बातिल कहा जाता है। पूछा जाता है कि पक्षी का हड्डी कैसा होता है? तो बातिल होता है। बातिल का मतलब पूरी तरीके से खोखला होता है, हल्का होता है और इसी तरह से उसको उड़ने में पूरी तरीके से सहायता प्रदान करता है। तो मनुष्य के पैर की हड्डी भी पूरी तरीके से कैसा होता है? खोखला होता है। आगे देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना जीन का संश्लेषण किए थे। सबसे पहले जीन का संश्लेषण किए थे हरगोविंद खुराना, और जीन के संश्लेषण करने के परिणाम स्वरूप इनको पूरी तरीके से सम्मानित किया गया था। जीन क्या होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ जीन के द्वारा ही पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई गुण ट्रांसफ़र होता है, जैसे हम लोग बात किए थे आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये सब पूरी तरीके से अनुवांशिकता के कारण होता है। ये सब जीन के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता है। कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? कर्क टिश्यू के बारे में हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक कोशिका का खोज किए थे कर्क टिश्यू से ही। तो कर्क टिश्यू के कोशिका भित्ति का मतलब कोशिका का कवड़, कोशिका भित्ति का मतलब कोशिका का एक प्रकार का छाल, इस पर क्या होता है? तो लिग्निन नामक पूरी तरीके से पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन पदार्थ उसमें के ऊपर पूरी तरीके से पाया जाता है। पादप कोशिका के बारे में बात की थी कि पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव का बाल और नाखून सेल्यूलोज का बना होता है। मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब किसी खास स्थान पे जीवों की जितनी अधिक वैरायटी होगी, अलग अलग प्रकार के जितने जीव होंगे, जीव जंतु पेड़ पौधा वो सब होगा, उसी को जैव विविधता के रूप में याद रखेंगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत के पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में याद रखते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है, इस बात को भी याद रखना है। तो जैव विविधता शब्द दिए कौन थे? जैव विविधता शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम था वाल्टर रोजन नामक वैज्ञानिक। जैव विविधता के बारे में पूरी तरीके से बात किए थे। हम्बोल्ट
हेम्बोल्ट एक वैज्ञानिक थे, आधुनिक भूगोल के बारे में पूरी तरीके से बात किए थे। टमाटर का रंग लाल होता है तो लाइकोपीन के कारण, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को पता होगा। टमाटर का रंग लाल किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। एंथोसायनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। सेल में मौलिक अम्ल पाया जाता है और सेब का रंग लाल एंथोसायनिन के कारण पूरी तरीके से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का क्या वर्णन है? पानी की जब कमी है उसको निर्जलीकरण कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं साइंस में क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन का जैसे यहाँ शब्द ना थोड़ा सा क्वेश्चन में अच्छा दिया गया है। निर्जलीकरण का मतलब पानी की कमी। जब पानी की कमी होगी तो आप क्या करिएगा? NaCl का घोल पिलाइएगा, ORS का घोल पिलाइएगा, नमक और पानी का घोल पिलाइएगा, वही पूरी तरीके से इससे आप निजात पा सकते हैं। तो निर्जलीकरण का मतलब पानी की कमी होगा और पानी की कमी को डिहाइड्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ORS का घोल पिलाने से ये व्यवस्था ठीक हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये सब के बारे में पढ़े थे। इबोला एक प्रकार का वायरस से होने वाला बीमारी है। इबोला वायरस से होने वाला पूरी तरीके से बीमारी है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब मच्छर के काटने से ही फैलता है। क्वेश्चन है कि केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं? केंद्रक के बारे में हम लोग बात किए थे। केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक केंद्रक का खोज किए थे। केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का प्रयोग करते हैं? पाइरेनिन वाई अभिरंजक का पूरी तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर प्लांट हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा पूरी तरीके से स्टोर होता है। ऊर्जा हमारा स्टोर होता है ATP के रूप में। ATP का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ऊर्जा पूरी तरीके से स्टोर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में होता है? तो ATP के रूप में होता है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। हमारे पास पैसा होता है तो हम कोई सामान खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को जब ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है तो ATP के रूप में एनर्जी भेजता है और अपना पूरी तरीके से शरीर में काम करा लेता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु किस में अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेलोसेंट्रिक, जिसमें गुणसूत्र पूरी तरीके से होता ही नहीं, अनुपस्थित होता है। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है। स्तंभ का मतलब पूरी तरीके से तना के रूप में याद रखेंगे। प्रणाब स्तंभ उदाहरण है नागफनी का। नागफनी के बारे में एक दो पॉइंट और याद रखना है कि जितना भी मरुस्थल का पौधा होता है वो पेड़ का पत्ता कांटा का रूप ले लेता है। यानी हमारे पास का जो पेड़ है उसमें पत्ता होता है, लेकिन राजस्थान मरुस्थल का जो पेड़ होगा वो पेड़ का पत्ता कांटा का रूप ले लेता है, क्योंकि पेड़ में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा का मतलब पेड़ के पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है। उसी स्टोमाटा से पानी बाहर निकलता है, उसको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ का पानी पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो राजस्थान में तो इस समय पानी की कमी है और पेड़ हम लोग पर्यावरण के अनुकूल के लिए लगाते हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन के लिए लगाते हैं। वहाँ की पानी की कमी न हो इसीलिए वहाँ का पेड़ कांटा का रूप पूरी तरीके से ले लेता है। क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान मरुस्थल वाले क्षेत्र का जो पेड़ है उसका पत्ता किसका रूप बनाता है? तो कांटा का रूप बनाता है। तो प्रणाब स्तंभ किसका उदाहरण है? नागफनी का उदाहरण है। नागफनी को कैक्टस के रूप में हम लोग इंग्लिश में याद रखते हैं। क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव के कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती है? कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि नर प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये सब नर हार्मोन ही पूरी तरीके से। टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात किए थे, नर का हार्मोन है। प्रोस्टेट ग्रंथि नर के प्रजनन तंत्र से संबंधित, शुक्राणु पूरी तरीके से नर का स्पर्म के रूप में याद रखेंगे। स्पर्म के लिए क्वेश्चन बनता है कि पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु को कहा जाता है। पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म को ही कहा जाता है। ऑप्शन छांट लेते हैं पूरी तरीके से। अंडवाहिका ये पूरी तरीके से फीमेल का है। अंडवाहिका यहाँ पे ये भी फीमेल का है, ये भी फीमेल का है, और यहाँ पे गर्भाशय भी फीमेल का है। तो ऑप्शन से भी छांट के हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन नहीं याद होगा, ऑप्शन छांट के आपको परीक्षा में मारना है। क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ कौन सा जंतु
चिरडम्बिता दर्शाता है? कौन सा जंतु चिरडम्बिता दर्शाता है? अम्बास्टाइटोमा के रूप में इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कौन दिए थे? डार्विन दिए थे। डार्विन का एक पुस्तक था, उस पुस्तक को याद रखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक फिजिक्स के फादर के रूप में याद रखेंगे। बल के बारे में बताए थे। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। डॉप्लर प्रभाव का संबंध भी न्यूटन से है, वही दिए थे। मेंडल के बारे में बात किए थे कि आनुवंशिकता के बारे में बताए थे मेंडल। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक बताए थे E = mc² के बारे में चर्चा किए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किए थे। किस मिट्टी की में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक होती है? कैपिलरी का मतलब कि पानी को धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है? तो चिकनी मिट्टी में पूरी तरीके से कैपिलरी कोशिका सबसे ज़्यादा होती है। कोशिका के बारे में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं। पौधे को सबसे अधिक आगे देखते हैं किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक पूरी तरीके से प्रभावित होती है। आगे है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो बलुई मिट्टी पूरी तरीके से पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और पौधे को इसी में सबसे ज़्यादा मिल जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन, ये सब पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही हैं। स्टाविया कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। एड्स रोग का जनक कौन सा है? तो एड्स विषाणु के कारण, वायरस के कारण होने वाला पूरी तरीके से बीमारी है। मानव रुधिर में बिंडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए, और टाइफाइड बीमारी होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। टाइफी से ही टाइफाइड याद रख लीजिएगा, और टाइफाइड होगा तो पूरी तरीके से बिंडाल टेस्ट करेंगे। इस बात को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। टाइफाइड होने के लिए बिंडाल टेस्ट करिएगा तब पता चलेगा। और टाइफाइड रोग होगा तो किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण ही पूरी तरीके से टाइफाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, अंडवाहिका है, अंडाशय है, शुक्रवाहिनी पूरी तरीके से, शुक्रवाहिनी ये पुरुष का है, मेल का पूरी तरीके से पार्ट है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब कम होता है, तभी पूरी तरीके से अंतः श्वसन संभव हो पाता है। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन होता है। जैव पुष्टिकरण जैव के पादप प्रजनन होता है। तो जैव पुष्टिकरण के लिए हम लोग बात करते हैं रोग प्रतिरोधकता। रोग प्रतिरोधकता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो, उसी जैव पुष्टिकरण के रूप में इसको हम लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाए जाते हैं? मूल का मतलब एक प्रकार का तना। अपस्थानिक मूल पूरी तरीके से बरगद के वृक्ष में जो सोर निकलता है ना, उसको अपस्थानिक मूल के रूप में हम लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन है कि आँखों की संरचना के बारे में क्वेश्चन है। आँखों की संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेत्र, सेलेस्मा, रंजित पटल, दृष्टि पटल और श्वेत पटल। इसका सीक्वेंस पूरी तरीके से सबसे पहले श्वेत पटल के रूप में याद रखेंगे। श्वेत पटल के बाद नेत्र सेलेस्मा को याद रखिएगा, तब आपको याद रखना है रंजित पटल, और तब पूरी तरीके से दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को रेटिना कहा जाता है। रेटिना सबसे पीछे होता है, और रेटिना पर मनुष्य का आँख का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। इस सीक्वेंस में थोड़ा सजाना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है? यानी कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? हम लोग बात किए थे कि कोशिका के केंद्रक में DNA और RNA होता है। DNA और RNA ही पूरी तरीके से आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसका सही उत्तर पूरी तरीके से केंद्रक हो जाएगा। डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसको एंजियोस्पर्म के रूप में याद रखेंगे। एंजियोस्पर्म ऐसा पेड़ है, ऐसा फल है जिसका बीज पूरी तरीके से फल के भीतर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। स्टार्च के बारे में हम लोग बात किए थे कि कैप्सूल का कवर पूरी तरीके से स्टार्च का बना होता था। जल विश्लेषण पर स्टार्च और ग्लूकोज के ही रूप में पूरी तरीके से स्टार्च की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन यानी कि हम लोग का दिल कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। सांस लेते हैं 16 से 18 बार और दिल धड़कता है पूरी तरीक़े से 72 बार। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा याद, 16 से 18 बार पूरी तरीक़े से सांस लेते हैं और दिल धड़कता है हमारा 72 बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि मस्तिष्क ज्वर का मतलब मस्तिष्क में बुखार, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क में जो बीमारी है उसको मेनिंजाइटिस के रूप में याद रखेंगे। मस्तिष्क में प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे? EEG का जांच कराएंगे। मस्तिष्क में प्रॉब्लम होगा तो EEG का जांच कराएंगे। अगर हृदय में प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए ECG का हम लोग पूरी तरीके से जाँच कराते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? यानी किस जीव के शरीर के कारण ही मस्तिष्क ज्वर होता है? जीवाणु के कारण ही पूरी तरीके से मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क में बीमारी होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। एक पाउडर आता है डर्मीकूल, तो डर्मीकूल या डर्मेटोलॉजी का संबंध किससे? मानव के त्वचा के अध्ययन से ही पूरी तरीके से है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन बेहतर है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? शकरकंद, मूली, गाजर, ये सारा पूरी तरीके से जड़ है। इन सब चीज़ों का हम लोग जड़ खाते हैं। आलू का हम लोग पूरी तरीके से तना खाते हैं, यानी कि तना के रूप में रूपांतरित आलू होता है। शकरकंद, मूली और गाजर ये सभी पूरी तरीके से जड़ का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा कि जिसका सौर पूरी तरीके से निकला होता है उसको जड़ के रूप में ही पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि केंचुआ में क्लेंटम खंड कितने होते हैं? क्लेंटम खंड 14, 15, 16, 17 के रूप में इसको याद रख लीजिएगा। केंचुआ के बारे में याद रखें तो केंचुआ को आँख नहीं होता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। केंचुआ से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। मिट्टी को मुलायम बनाता है, इसीलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्लोरोफिल में किसकी उपस्थिति होती है? हम लोग बात किए थे कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ का पत्ता हरा होता है। उस क्लोरोफिल में पूरी तरीक़ा से मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पूरी तरीके से पाया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रकाशानुवर्तन, ये शब्द पे थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रकाशानुवर्तन का मतलब कि कभी कभी हम लोग अपने घर में पेड़ लगाते हैं, जिधर से धूप आती है, जिधर से सूर्य की रोशनी आती है उसी साइड में पेड़ हमारा झुक जाता है। इसका एग्जाम्पल 6ठा 7वां क्लास में दिया गया है पुस्तक में, गौर करिएगा। आपके घर के भीतर कोई आप पेड़ लगा दिए गमला में, तो गमला का पेड़ किस साइड में झुकेगा? जिधर से प्रकाश आता होगा, जिस खिड़की से, जिस दरवाजे से प्रकाश आता होगा उसी साइड में पूरी तरीक़ा से आपका पेड़ झुक जाता है। तो प्रकाश की दिशा में अगर पूरी तरीक़ा से कोई चीज़ हो उसको प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ऋण प्रकाशानुवर्तन के रूप में याद रखेंगे हम लोग पूरी तरीक़े से। जड़ जो होता है ना, पेड़ का जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में गमन करता है, उसको ऋण प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है और प्रकाशानुवर्तन से जुड़ा हार्मोन को ऑक्सीजन के रूप में ही याद रखा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक हम लोग पूरी तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल को ही याद रखते हैं। ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकता के जनक के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, हम लोग बात किए थे कि हेलोफाइट का मतलब पूरी तरीक़ा से एक शब्द था हेलोफाइट, तो हेलोफाइट ही पूरी तरीक़ा से नमक यानी कि नमकीन पानी में उगने वाले को हेलोफाइट कहेंगे। जीरोफाइट का मतलब मरुस्थल वाले ज़मीन में जहाँ पे पानी नहीं है, जीरो है, जीरोफाइट का मतलब मरुस्थल में उगने वाले पेड़ को जीरोफाइट कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब जल होता है, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहेंगे। क्रोपोफिल का एक हम लोग पढ़े थे, क्रोपोफिल का मतलब कि गोबर पर उगने वाले पौधे को क्रोपोफिल के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन है, संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? हम अभी आपको बताए थे कि जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम नामक टिश्यू क्या करता है? जाइलम जड़ में होता है और पानी यानी जल और खनिज लवण को उठा के कहाँ पहुँचाता है? पेड़ के पत्ता के पास पहुँचाता है। पेड़ के पत्ते को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। तब जो पानी किसके ऊपर? जाइलम टिश्यू के सहारे पूरी तरीके से नीचे की ऊपर की तरफ जाता है। जाता कहाँ पे है? तो पेड़ के पत्ता के पास जाता है। पेड़ का पत्ता खाना बना के फ्लोएम नामक जो टिश्यू ऑप्शन में दिया गया है, इस फ्लोएम नामक टिश्यू के कारण फिर जड़ के पास पहुँचा देता है। खाना बनाता है पेड़ का पत्ता, फिर पत्ता पहुँचा के और इसके पास जड़ के पास पूरी तरीके से पहुँचा देता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मतलब हम लोग पढ़े थे राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है।
प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग बोले थे, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही पूरी तरीके से होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा दवाई पीराहारी है। पीरा का मतलब दर्द को निवारण करने के लिए कौन सा दवा हम लोग खाते हैं। दर्द निवारक के लिए कौन सा दवा खाते हैं। एनार्जेसिक भी एक दवा के रूप में याद रखिएगा। इस ऑप्शन के अनुसार पूरी तरीक़ा से तो नोवालॉजिन होगा, लेकिन एनार्जेसिक हो सकता है, डेक्लाविन प्लस हो सकता है। जो भी दवा पूरी तरीक़ा से एनार्जेसिक ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है, दर्द निवारक गोली के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी बाघ, चमगादड़, छिपकली, व्हेल होगा। व्हेल, 1 मिनट रुकिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 68 नंबर जो है पूरी तरीक़ा से 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। बाघ, व्हेल, चमगादड़ ये सब स्तनधारी होता है। छिपकली स्तनधारी नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे व्हेल मछली के रूप में याद रखा जा सकता है, यहाँ व्हेल होगा। ठीक है, व्हेल चाहे स्तनधारी के रूप में याद रखेंगे तो चमगादड़ हो सकता, चमगादड़ भी स्तनधारी है, व्हेल भी स्तनधारी के रूप में इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फूलों के लिए हम लोग याद रखे थे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे, तो फूलों से संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जैसे आप मानव का नाम होमो सेपियंस होता है, होमो और सेपियंस में 2 नाम है, तो इस द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। लिनियस नामक वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति के बारे में पूरी तरीके से बात किए थे। द्विनाम पद्धति के जनक कौन, लिनियस नामक वैज्ञानिक को याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी का मतलब जो अपना खाना स्वयं बना ले। तो हरे पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, ये सभी स्वपोषी का एग्जाम्पल है। कवक पूरी तरह से मृत पोषी का एग्जाम्पल है। मरा हुआ वस्तु पे जीवित है और उसी को खाकर अपना जीवन यापन करता है, उसी को हम लोग याद रखेंगे पूरी तरीके से कवक है। कवक अपघटक का उदाहरण होता है। अपघटक पूरी तरीके से सफाई कर्मी के रूप में भी इसको हम लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं। कोशिका भित्ति डैश में अनुपस्थित होती है। हम लोग शुरुआत में आपको बताए थे कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु के कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधा के जो छाल है, पेड़ पौधा को मजबूती प्रदान करता है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इस बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आगे है। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में हिरण को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। वायरस के बारे में बात की थी कि वायरस का खोज सबसे पहले तंबाकू के पत्ता पे इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले वायरस का खोज इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक तंबाकू के पत्ता पे खोजे थे। इसका नाम रखे थे TMV वायरस रखे थे। वायरस हमारे बाहर है, यानी कि पूरी तरीक़ा से बाहर है, तो वह निर्जीव की अवस्था में है। शरीर में प्रवेश करते वायरस पूरी तरीक़ा से जीवित हो जाता है। कोरोना भी एक प्रकार का वायरस वाला बीमारी था। कोरोना RNA वायरस था। याद रखिएगा, कोरोना कैसा वायरस था, RNA वायरस पूरी तरीके से था। वायरस का शरीर या तो RNA का बना होता है या तो पूरी तरीक़ा से DNA का बना होता है, इस बात को भी थोड़ा सा गौर करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल नहीं है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका से ही पूरी तरह से उसका शरीर बना होता है। तो हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा जल में होता है। हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेता है। क्वेश्चन बनता है हाइड्रा से कि हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है लेकिन हाइड्रा पूरी तरीके से सांस लेता है। कवक, पैरामीशियम और शैवाल ये सभी एक कोशिका से पूरी तरीके से बना होता है। हाइड्रा जो होता है बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। नील हरित शैवाल क्या होता है। तो नील हरित शैवाल पूरी तरीके से स्वपोषी का एग्जाम्पल है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव का विकास नील हरित शैवाल ही हुआ था। और हुआ कहाँ पे था, तो पूरी तरीके से अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में नील हरित शैवाल का जन्म हुआ था, जो पृथ्वी पर पैदा लेने वाला सबसे पहला जीव था। स्वपोषी होता है, वो अपना खाना स्वयं बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपना खाना पूरी तरीके से बना लेता है। क्वेश्चन है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनाक्लोबामिन है। साइनाक्लोबामिन विटामिन B12 को पूरी तरीके से कहते हैं। B12 को कोबाल्ट कहा जाता है और कोबाल्ट कहा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम साइनाक्लोबामिन के रूप में हम लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन है पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। केसर के लिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर में होता है। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है।
केसर का उत्पादन करेवा नामक मिट्टी पर होता है। केसर का उत्पादन ईरान में होता है। केसर का कौन सा भाग खाते हैं, तो वर्तिकाग्र और वर्तिका खाते हैं। जो फूल का पंखुड़ी होता है ना, इसी पंखुड़ी को हम लोग वर्तिकाग्र के रूप में, जैसे हमारा फूल कोई है तो फूल का जो पंखुड़ी होता है उसी पंखुड़ी को वर्तिकाग्र, जो बहुत ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को, जैसे अड़हुल का कोई फूल आप लोग घर गांव में देखिएगा, अड़हुल के फूल में जो पीला रंग का निकला हुआ होता है उसी को रूप में वर्तिकाग्र के रूप में याद रखिएगा। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका हम लोग पूरी तरीके से खाते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर के रूप में हम लोग याद रखते हैं, इसको किसने दिया था, किसने विकसित किया था? मुलिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा पीसीआर विकसित किया गया था। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव हम बात किए थे, केंचुआ के बारे में उसी समय बताए थे कि केंचुआ से वर्मी कंपोस्ट बनता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन 81 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है? मानव का प्रतिकूल प्रभाव खनन, औद्योगिकरण, सामाजिक वानिकी। बिल्कुल, पेड़ लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से पारिस्थितिकी का प्रतिकूल नहीं अनुकूल होगा। प्रतिकूल का मतलब विपरीत प्रभाव पड़ेगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी ये सब पूरी तरीके से वातावरण में पारिस्थितिकी में विपरीत प्रभाव डालेगा, लेकिन सामाजिक वानिकी पेड़ लगाएंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल ही होगा। पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे। परिस्थिति ये मानव की परिस्थिति के रूप में सब तक आगे देखते हैं क्वेश्चन। वंशगति में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वंशगति में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिए थे सटन और बोमेरी के द्वारा पूरी तरीके से दिया गया था। क्वेश्चन है पूरी तरीके से देख लेते हैं। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला अस्थायी उत्पाद क्या होता है? मौलिक एसिड। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले अस्थायी उत्पाद को मौलिक एसिड के रूप में याद रखेंगे। सेब में मौलिक अम्ल ही पूरी तरीके से पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन में फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में बात किए थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के बारे में बात किए थे। किस द्वीप पर ये इन्होंने पूरी तरीके से रिसर्च किया था? गोलापैगोस द्वीप पे ही पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। हेलो द्वीप जो पूरी तरीके से अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम वर्तमान में स्वराज द्वीप रखा गया। माजुली द्वीप नदी पर बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, अपने भारत में बनता है। क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं। बोमेन स्फुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। बोमेन स्फुट उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है। कौन सा पादप मलेरिया रोग के दवा का स्रोत है? मलेरिया का दवा है कुनैन, और कुनैन नामक दवा सिनकोना के छाल से पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन आगे, जीन की खोज किसने किया था? जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन का खोज किया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जूल ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। न्यूटन के बारे में बात किए थे कि फिजिक्स के फादर न्यूटन होते हैं। और रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। मानव के हृदय में कितने बेसम होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितना हार्ट चैम्बर होता है? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। हार्ट चैम्बर की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि सालीबा किसके पाचन में सहायता प्रदान करता है? इसका ऑप्शन देखते हैं आगे। क्वेश्चन था पूरी तरीक़ा से कि सालीबा किसके पाचन में सहायक होता है? मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में पूरी तरीक़ा से सहायता प्रदान करता है। बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका दिया जाता है? जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। चेचक का टीका, चेचक पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है बाद में, लेकिन जन्म लेने के बाद हेपेटाइटिस बी का पूरी तरीके से सुई दिया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? बबूल, पीपल, इसबगोल। जो सबगोल का भूसी आता है ना, वो पूरी तरीके से लुप्त प्राय औषधि के रूप में इसको याद रखा जा सकता है, वर्तमान में लुप्त होने के कगार पे है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? गाजर, मूली, टोपियोक, ये सब का जड़ खाते हैं। गेहूं का हम लोग जड़ नहीं खाते हैं, गेहूं का पूरी तरीके से गेहूं ही खाते हैं। कौन सा विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का पूरी तरीके से नहीं जमता है। मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है? मानव की पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एस्टर्नम से जुड़ी होती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के द्वारा होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? किसमें होता है, सॉरी किसमें होता है, तो क्लोरोफिल के में ही होता है। उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक और खाद्य श्रृंखला के रूप में याद रखेंगे। खाद्य श्रृंखला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में याद रखे थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ऊर्जा का उत्पादन 10% होता है। 10% देने वाले वैज्ञानिक नाम लिंडमान हुआ करता था। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। यानी आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीऑक्सीजनित रुधिर किस में पाया जाता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो किस में पाया जाता है? दायां निलय में पूरी तरीके से ये पाया जाता है। निलय के बारे में हम लोग बात, हमारा हृदय 4 कोष्ठ का होता है। तो हृदय के कोष्ठ में ना अलग अलग प्रकार का पार्ट होता है। उसी पार्ट में दायां निलय, दायां अलिंद, दायां वाले को जैसे निलय और अलिंद के रूप में इसको हम लोग बात करते हैं। तो दायां निलय में ना डीऑक्सीजनित रुधिर यानी कि पूरी तरीके से CO2 से घुला हुआ ब्लड घूमता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। कौन सा प्रारंभिक खाद्य? दुग्ध, फल और सब्जी। प्रारंभिक खाद्य का एग्जाम्पल कौन नहीं है? दुग्ध प्रारंभिक खाद्य का एग्जाम्पल नहीं है। अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से क्वेश्चन नंबर 200 तक। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करते हैं। अगले वीडियो में 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर 200 नंबर क्वेश्चन तक हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।